हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं करंट अफेयर का क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? डेली करंट अफेयर 2025। इसमें आपका क्या क्या रहेगा? सबसे पहला आप लोग का रहेगा नेशनल न्यूज, दूसरा रहेगा इंटरनेशनल न्यूज, बैंकिंग, फिनांस, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस भी रहेंगे। ये आज का 9 नवंबर 2025 का करंट अफेयर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, क्या है? बहुत ही हम लोग के लिए गर्व का पल है। क्यों गर्व का पल है वो हम लोग को देखना चाहिए। क्यों है गर्व का पल? प्रधानमंत्री हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नई वंदे एक्सप्रेस ट्रेन की मंजूरी दी। कितने ट्रेन की? 4 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की मंजूरी दी। अब क्या हो गया कि जो हमारा, इसलिए हम लोग के लिए गर्व का पल है कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो हमारा मेड इन इंडिया है। क्या है? मेड इन इंडिया। जो सारे पार्ट्स लगते हैं वो हमारे इंडिया से लगते हैं। तो और हम लोग के लिए गर्व का बात है कि वाराणसी से 4 नई वंदे ट्रेन, भारत ट्रेन एक्सप्रेस का रवाना किया गया, जो भारत की तेज गति वाली रेल परियोजना को आगे बढ़ाता है। अब क्या होगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी हमारा चीज जो भी हम लोग खरीदें, लोकल फॉर वोकल। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या है, मेड इन इंडिया से जो आपका निर्मित है उसका क्या है कि 4 नए वंदे भारत ट्रेनों के रूट इस प्रकार है कि कौन कौन सा रूट में है। सबसे पहला ये ट्रेन एक होगा, वाराणसी से स्टार्ट होगा, वाराणसी से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? खजुराहो तक। पहला जो ट्रेन हम लोग को मिला है वंदे भारत। अब हम लोग का वंदे भारत में क्या है, इसमें सारी फैसिलिटी है। ठीक है, हम लोग का जो टाइमिंग लगता है जनरल ट्रेनों की अपेक्षा वो उससे हमारा कम लगेगा और सुविधाएं भी हमारा ज्यादा होगा। तो क्या मिला है? वाराणसी से खजुराहो तक। पहला जो ट्रेन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वाराणसी से खजुराहो तक जाएगी और फिर खजुराहो से लेकर वाराणसी तक आएगी। दूसरा हमारा ट्रेन जो मिला है वो क्या है? लखनऊ से जाएगा, कहां पे? सहारनपुर। कहां जाएगा? लखनऊ से सहारनपुर। तीसरा हमारा कहां जाएगा? फिरोजपुर से दिल्ली। तीसरा ट्रेन हमारा कहां जाएगा? फिरोजपुर से दिल्ली। और चौथा ट्रेन हमारा कहां जाएगा? हमका एर्नाकुलम से बेंगलुरु तक का दूरी तय करेगा। ठीक है, इस कार्यक्रम में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित थे। तो क्या होगा, यूपी का राजधानी जान लीजिए आप लोग, ये यूपी की राजधानी लखनऊ से शुरू किया गया। ठीक है, तो क्या हो गया कि हम लोग के लिए गर्व का विषय क्यों है कि 4 नए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किया गया, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा करंट अफेयर है, भारत समेत 35 देशों ने 1.3 ट्रिलियन के बाकू से बेलम, कहां से? बाकू से बेलम रोडमैप का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य क्या है? जलवायु अनुकूलन। क्या होगा? जलवायु को किस तरीके से हम लोग को अनुकूलन करना है। दूसरा क्या है? न्याय है। और तीसरा लचीलापन बनाना है। तो क्या आपका है? सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि कितना बजट है इसका, तो 1.3 ट्रिलियन। उसके बाद कहां से कहां तक है? बाकू से बेलम तक। आगे क्या है कि बाकू से बेलम रोडमैप एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पहल है। ये जो बाकू से बेलम रोडमैप है ना, ये अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है? 2035 तक विकासशील देशों, क्या होता है? विकासशील देशों, एक होता है विकसित देश और एक होता है विकासशील देश। तो क्या होता है? विकसित देश जिसका सब कुछ अपना हो चुका है, विकसित कर लिया है, और विकासशील क्या है? वो विकसित देश बनने के प्रयासरत है। तो क्या होगा कि जिसका उद्देश्य है 2035 तक विकासशील देशों में जलवायु के वित्त सालाना कम से कम 1.3 ट्रिलियन यानी 1.3 लाख करोड़ जुटाना है। इस रोडमैप में कौन रहेंगे? COP 29। कौन रोडमैप को? COP 29, जो अजरबैजान, और COP 30 क्या है? COP 30 अजरबैजान, COP 19 अजरबैजान और COP 30 ब्राजील के अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। कौन कौन मिलकर किया है? COP 29 और COP 30 के अध्यक्षों ने मिलकर किया है। भारत सहित 35 देशों में, भारत सहित मतलब भारत के अलावा और 35 देश हैं इस रोडमैप का समर्थन करते हैं, जिनका क्या है? जलवायु अनुकूलन, न्याय और लचीला निर्माण के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता, सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है। तो आप लोग को याद रखना है, भारत के साथ कितना देश है? 35। 36 देश मिलकर क्या कर रहे हैं कि COP 29 और COP 30 में आपका 1.3 ट्रिलियन का पैसा का जुटाना है, जिसमें कहां से? बाकू से बेलम रोडमैप तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
गिद्ध संरचन, जो अभी क्या है, विलुप्त होने के कगार में है। ठीक है, तो क्या हो गया, गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 2025 के अंतर्गत हानिकारक वेटनरी दवाओं पर प्रतिबंध, और हरियाणा, मध्य प्रदेश, और क्या हुआ, साथ ही साथ हरियाणा में प्रजनन केंद्र बनाया गया, मध्य प्रदेश में और असम में प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। प्रजनन केंद्र क्या होता है, जहां पे आपका जानवर को लुप्त प्राय होने से पहले उसका बच्चा लोग को संरक्षित किया जा रहा है। तो क्या है, आप लोग याद रखिएगा, भारत सरकार ने 2020 में गिद्ध संरक्षण, 2020 में क्या किया, गिद्ध संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किया। यानी गिद्ध लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने 2020 में एक नियम लगा दिया है, जिसका उद्देश्य क्या है, गिद्धों की घटती हुई संख्या को रोकना और उनकी आबादी को बढ़ाना। क्या है कि भारत सरकार ने 2020 में क्या निर्णय लिया कि गिद्ध लोग का संरक्षण करना है। उसमें क्या है कि जो गिद्ध लोग घट रहा है और उनका निवारण करना है, साथ ही साथ उनका जनसंख्या बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत हानिकारक वेटनरी दवाओं पर खास तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया वेटनरी दवाओं पर, कि अगर वेटनरी दवा अगर यूज होता है, मान के चले जानवर लोग मर जाते हैं, तो क्या होता है, उनको फेंक दिया जाता है, तो और वो लोग गिद्ध लोग खा के क्या होता है, मर जाता है। तो क्या है, गिद्धों का प्रमुख कारण क्या है, विशेष रूप से पशु चिकित्सकों में उपयोग किए जाने वाला डाइक्लोफेनाक। क्या है, डाइक्लोफेनाक, एक आपका डाइक्लोफेनाक एक दवा है। ठीक है, क्या है, जानवरों को यूज करता है पशु चिकित्सक लोग, उसका नाम है डाइक्लोफेनाक, यानी डिक्लोफेनाक कह सकते हैं। डिक्लोफेनाक को प्रतिबंध किया गया है। तो याद रखिएगा आपका कि गिद्धों के संरक्षण के लिए किस आपका दवा का क्या किया गया है, कि रोक दिया गया है। तो आपका क्या है, डिक्लोफेनाक को प्रतिबंध कर दिया गया। अगर आपके सामने किसी आपके आसपास में अगर डिक्लोफेनाक यूज होता है, तो आप लोग क्या करें, भारत सरकार को कंप्लेन करें, क्योंकि यह बेचना कानूनन अपराध है और इसका उपयोग करना भी कानूनन अपराध है, जो गिद्धों के लिए प्राण घातक साबित हो रहा है। जो क्या हो रहा है कि गिद्ध लोग का उससे क्या हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है, और वो लोगों के लिए नुकसानदेह है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिए और ब्रिटिश शासनकाल के संपत्ति कानून के सुधार की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट का एक नया निर्णय आया है। क्या निर्णय आया है कि जितने भी आवारा कुत्ता लोग हैं, उन लोगों को क्या करना है, हटाना है। अगर आपके आसपास में जो हमारा कुत्ता है उसको हटाना है। ठीक है, तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही आवारा कुत्तों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। क्या किया है, हाई सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि विद्यालय, किसके आसपास में आवारा कुत्ता नहीं होना चाहिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कहा, विद्यालय, दूसरा अस्पताल, तीसरा बस स्टैंड, चौथा रेलवे स्टेशन, पांचवा खेल परिसर, छठा सरकारी दफ्तरों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। यानी कि अगर आपको एक विद्यालय के आसपास में क्या दिख रहा है, आवारा कुत्ता, तो उसको हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। साथ ही साथ अस्पतालों में, साथ ही साथ बस स्टैंडों में, रेलवे स्टेशनों में, खेल परिसर में और सरकारी दफ्तरों में क्या करना है, जो भी आवारा कुत्ता है उनको हटाना है, ताकि वहां आने वाले लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। आप जानते हैं ये सब क्या है, पब्लिक प्लेस है, तो पब्लिक प्लेस में क्या होना चाहिए, आवारा कुत्तों से सुरक्षा होना चाहिए। इन जगहों पर उचित सुरक्षा के बाड़, दरवाजा या फेसिंग लगाए जाए, ताकि कुत्ते फिर से ना घुस सके। अगर एक बार हटा दिया तो फिर क्या गारंटी है कि नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या किया सरकार ने कि आपको फेसिंग लगाना है, दरवाजा लगाना है, ताकि कुत्ते फिर से घुस ना सके। और हटाएगा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। कुत्तों को कहां रखा जाए, शेल्टर होम में, और उन्हें वापस उसी जगह नहीं छोड़ा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम आया है उसमें क्या कहा है कि सबसे पहले आवारा कुत्ता जितना भी है, स्कूल के सामने, सरकारी दफ्तर के सामने, साथ ही साथ अस्पताल, रेलवे स्टेशन और खेल परिसर में, सरकारी दफ्तरों में, तो क्या किया जाए, उनको हटाया जाए। और उनको हटा के कहां रखा जाए, शेल्टर होम में, और उन लोगों को उन जगहों पे नहीं छोड़ा जाए। साथ ही साथ अगर आपका वहां पे क्या लगाना है, फेसिंग लगाना है और दरवाजे भी लगाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कजाकिस्तान क्या है, एक आपका कजाकिस्तान देश है जहां, ठीक है, क्या है, कजाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अब्राहम समझौते, किस पे, अब्राहम समझौतों में शामिल होने की पुष्टि की। जो आपका अब्राहम समझौता हो रहा है उसमें शामिल होने का पुष्टि कर दिया, जो मध्य पूर्व में शांति प्रयासों को मजबूत करता है। जो क्या करता है, मध्य पूर्व में शांति प्रयासों को मजबूत करता है। अब हम लोग समझते हैं कि अब्राहम समझौता क्या होता है। ठीक है, डिटेल से देखिए।
कि अब्राहम समझौता की शुरुआत 2020 में हुई थी। अब्राहम समझौता का शुरुआत कब हुआ था? 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकाल में हुई थी। और यह कब हुआ था? उस समय उस किनका कार्यकाल था? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान जैसे मुस्लिम बहुल देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। क्या हुआ था? यह अब्राहम समझौता क्या था कि आपका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हुआ था, जिसमें क्या था कि मुस्लिम बहुल देश, जहां पे मुस्लिमों की आबादी अधिक है, जैसे कहां? अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान और मुस्लिम बहुल देश क्या किए थे? इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। क्या है कजाकिस्तान के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कजाकिस्तान क्यों उसका पुष्टि किया कि जो मध्य एशिया का एक मुस्लिम बहुल देश है। कजाकिस्तान क्या है? एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ पे मुसलमानों की संख्या अधिक है, जो 6 नवंबर 2025 को इस समझौते में शामिल होने का फैसला किया। और कजाकिस्तान क्या किया कि मुस्लिम बहुल देश है, इसीलिए अब्राहम समझौता में शामिल होने का फैसला किया। इस कदम से कजाकिस्तान की विदेश नीति से प्राकृतिक और तार्किक विकास रूप में देखा जा रहा है, जो क्या कर रहा है? संवाद, पारस्परिक सम्मान, क्षेत्रीय स्थिरता पर आधारित है। और कजाकिस्तान का यह निर्णय अमेरिका, इजराइल के साथ अपने आर्थिक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा का संकेत है। क्या होगा कि कजाकिस्तान इसमें शामिल होगा तो क्या क्या उसका फायदा होगा कि जो पारस्परिक सम्मान होगा, उसका व्यवसाय बढ़ेगा, साथ ही साथ उसका राजनीतिक संबंध बढ़ेगा और राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। कजाकिस्तान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं अली खान सुमासेव। कौन है? अली खान सुमासेरू। ठीक है। आगे है राष्ट्रपति कासिम जोमाट टोकाये। कौन है? कासिम जोमाट टोकाये। और राजधानी कहां है? नूर सुल्तान, जिसे पहले एस्टाना के नाम से जाना था। कजाकिस्तान का राजधानी नूर सुल्तान है और उसका जो नूर सुल्तान है उसका नाम पहले था एस्टेना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अगला है हमारा कि श्री श्री रविशंकर को, क्या? श्री श्री रविशंकर को वर्ल्ड लीड फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से नवाजा गया। कौन? भारत के ये हैं श्री श्री रविशंकर। ठीक है। इनको 2025 के वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से नवाजा गया, जो उनके शांति और सुरक्षा के सम्मान में दिया गया। क्या हुआ? सन 2025 में श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति और सुरक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? कि श्री श्री रविशंकर को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी के उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA में प्रदान किया गया। ये जो उनको श्री श्री रविशंकर को किसके द्वारा दिया गया? बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA से प्रदान किया गया। यह सम्मान क्यों दिया गया? आप लोग के लिए जरूरी है। यह सम्मान विश्व भर में शांति और मानवता और न्याय के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। यह जो श्री श्री रविशंकर है, यह है श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। याद रखिएगा कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? तो श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने 180 देशों में अपने शांति और पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। कितने देशों में? 180 देशों से भी अधिक है। किसका? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन आपका 180 देशों से अधिक में चल रहा है। आगे है टेक्नोलॉजी से। क्या है? टेक्नोलॉजी विभाग और IIT बॉम्बे के बीच एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज पर अनुसंधान हेतु समझौता हुआ। अब क्या हुआ? जो आपका भारत का टेक्नोलॉजी विभाग है, ठीक है, सूचना एवं जनपद संपर्क, वो क्या किया है कि IIT बॉम्बे के साथ आपका एक समझौता किया है। उसके साथ क्या होगा कि एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, क्या होगा? एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान समझौता ज्ञापन किया है, जो देश के तकनीक स्वावलंबन दिशा की ओर एक कदम है। उससे क्या होगा? भारत में जो भी चीज हो रहा है उसमें भारत का क्या होगा? स्वावलंबन होगा। तो क्या बोला है कि टेक्नोलॉजी विभाग विंग ने टेलीकॉम इंजीनियर सेंटर TEC
ने 7 नवंबर 2025 को आईआईटी बॉम्बे के साथ एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज अनुसंधान सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन किया। यह समझौता भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ भारत की भागीदारी एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या होगा इससे कि भारत में आपका जो आपका टेक्नोलॉजी विभाग है वो क्या किया, आईआईटी बॉम्बे के साथ एक समझौता किया। क्या समझौता किया कि किस तरीके से टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाया जा सकता है, किस तरीके से टेलीकॉम विभाग में आपका प्रदर्शन अच्छा किया जा सकता है। तो उसके लिए एमओयू हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटक के वन विभाग, कर्नाटक के वन विभाग ने राजदूत के रूप में अनिल कुंबले को नियुक्त किया। कौन है ये अनिल कुंबले? भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रहे थे, फिर आपका बहुत अच्छे इनको अनिल कुंबले के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। अनिल कुंबले, ये अनिल कुंबले कौन थे? सबसे पहले तो क्या था, इनका उपनाम था जंबो। इनका उपनाम क्या था? जंबो बोला जाता था इनको। ये क्या थे? स्पिन गेंदबाज थे, भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज थे। और ये क्या किए थे, एक बार 10 विकेट ले लिए थे, एक बार पूरा टीम टेस्ट क्रिकेट में एक बार पूरा 10 विकेट ले लिए थे। और ये क्या थे, भारतीय टीम में न केवल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे बल्कि वन संरक्षण में सक्रिय योगदान देने वाले व्यक्ति थे। और ये क्या था, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। ये भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं, इंडियन टीम के कोच भी रह चुके हैं। साथ ही साथ वे पहले कर्नाटक वन्यजीव बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और क्या था कि वन्यजीव बोर्ड का ये सबसे पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। और वन और पर्यावरण वृक्षारोपण तथा वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने में एक महत्वपूर्ण निभा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो क्या है कि आपका अनिल कुंबले जी को वन विभाग ने राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। पहले ये क्या थे, भारतीय टीम के एक अच्छे इनका उपनाम क्या था, जंबो। ये स्पिन गेंदबाज थे और साथ ही साथ ये इंडियन क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। आज का हम लोग का आखिरी करंट अफेयर क्या है कि असम के नागशंकर मंदिर के कछुओं को संरक्षण के लिए घोषित किया गया। असम के नागशंकर मंदिर में जो कछुए हैं उनका संरक्षण के लिए घोषित किया गया। क्या किया गया, असम के विश्वनाथ जिले, कहां पे, ये जगह कहां पे है आपका जो नागशंकर मंदिर है, विश्वनाथ जिले में, असम के विश्वनाथ जिले में क्या हुआ कि कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का दर्जा गया। यानी कछुआ लोगों का संरक्षण करना है। और यह मंदिर भगवान शिव पे समर्पित है। और ये देखिए मंदिर है, क्या है, इस मंदिर को भगवान शिव पे समर्पित है। साथ ही यह प्राचीन हिंदू मंदिर है जो कहां से होता है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और ये जो आपका नागशंकर ये जो आपका मंदिर है वो कहां पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में। नागशंकर मंदिर के विशाल तालाब देश में पाए जाने वाले 13 प्रजाति के मीठे कछुए के संरक्षण किया जा रहा है। इसमें कितना प्रजाति पाया जाता है, लगभग 13 प्रजाति, जिनमें कई जातियां जैसे ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, असम रूप टर्टल, इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल, पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल इत्यादि अत्यंत संकटग्रस्त हैं। ये लोग क्या है, संकटग्रस्त करने का मतलब ये लोग विलुप्त होने के कगार में है। क्या क्या है, ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, असम रूप टर्टल, इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल, पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल, अभी लोग अत्यंत संकट में। हम लोग असम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। असम के हमें सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। राजधानी कहां है, दिसपुर। तो आप लोग, ये था आज का करंट अफेयर जो आप लोग के लिए लाए हुए थे। और अगर दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर दिन का करंट अफेयर मिलता रहे। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर वीकली, मंथली और ईयरली भी आता है। ठीक है, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हमारा ये करंट अफेयर क्लास तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और आप अपने से क्लास
अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपका आने वाला सारे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और भी अदर स्टेट एग्जाम होगा, उन सारे में काम आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू आप सभी का हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।